मोदी क्या है? मोदी का शासन व्यवस्था इस देश के लिए कैंसरस है। वो कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। और कैंसर का जब आप इलाज करते हैं तो आप ये नहीं पूछते हैं कि कैंसर नहीं तो क्या। उसका इलाज कीजिए, उसको हटाइए, उसको। वो आपके देश को भीतर से खोखला कर रहा है। आपके देश के समूची संपदा को वो चंद कॉरपोरेट्स को दे रहा है। बीजेपी जो कर रही है वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को अंधेरे में ले जा रही है। अगर समाज में जातिगत असमानता रहेगा, अगर समाज के भीतर जातिगत दंभ रहेंगे, घमंड रहेगा, अहंकार रहेगा, सामंती प्रवृत्तियां रहेगी, तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है। हत्या हो रहा है, डकैती हो रहा है, तमाम तरह की घटनाएं हो रही है और लगातार हो रही है, रुक नहीं रहा है। इस पे तो क्या कर रहे हैं संदीप सौरभ, क्या कर रहे हैं संदीप सौरभ की पार्टी, क्या कर रही है? लेकिन आप समझिए कि सरकार बदल गई है, लेकिन सरकार के बदलने से सरकार का चरित्र नहीं बदलता है, क्योंकि सिस्टम अपने खास तरीके से ऑपरेट करता है। स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं, मुद्दे आते हैं, तो कई सारे बहालियां जो है वो लंबित हैं, और विभाग और आयोग जो अलग अलग हैं उनका मनमानापन चलता है। तो उस मनमानेपन को सरकार या कोई मंत्री नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ जो बैठे हुए प्रधान सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, जो अलग अलग डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, उनके मनमानेपन से तबाही होती है। आप अगर खास पद पे हैं, अगर आप बीपीएससी के चेयरमैन हैं या अगर आप बीएसएससी के अध्यक्ष हैं, तो आपका सीमित समय के लिए ही आप वहाँ पे, ताकि एक पारदर्शिता बने रहे। कहाँ से पेपर लीक करना है, कहाँ से पैसा निकालना है, कैसे सीटों को बेच देना है, कैसे गड़बड़ी करनी है, कैसे छात्रों को लाठियाँ खिलवा देनी है। तो सरकार बदल जाने से सरकार का चरित्र नहीं बदल रहा है। हम लोग तो चाहेंगे कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं बिहार के भीतर, इसको सॉर्ट आउट किया जाए, और यूथ के भीतर, आम जनता के प्रति, आम जनता के भीतर एक कॉन्फिडेंस मौजूदा सरकार के लिए हो। लाठी चार्ज जब होता था आप लोग सड़कों पे आते थे, अब लाठी चार्ज हो रहा है, अभी भी छात्र मांग कर रहे हैं तो लगातार लाठी चार्ज होता ही है। तो इसको कैसे रोका जाए, ये लाठी कल्चर को? बिहार के भीतर अगर युवा सड़क पर उतर रहे हैं तो सरकार को ये हक नहीं बनता है कि आप उनकी बात न सुने और उनके ऊपर लाठियां चला दें। हमेशा से मैं इसके खिलाफ रहा हूँ, चाहे सरकार कोई भी हो। बिहार में जो अपोजिशन में बैठा हुआ है बीजेपी, वो इस देश में सत्ता में है, क्योंकि आज के समय में केंद्र का और राज्य के जो बाउंड्रीज थे उसको बीजेपी ने तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर गैर भाजपा शासित राज्य कहीं भी चलेंगे तो हम उनको चलने नहीं देंगे। एकदम कार्रवाई होना चाहिए। बिहार को जो गाली दे रहा है, जो जिस व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ है, उनके बारे में तो हम लंबे समय से सुन रहे हैं। भाजपा की जो सरकार अभी चल रही है, इनके पास पूरी तैयारी है। देश के तमाम संसाधनों को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। जो संवैधानिक संस्थानें थी, जो इस देश में लोकतंत्र के पिलर्स कहे जाते हैं, वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो या न्यायपालिका हो, इन सब के ऊपर इनका नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा है। तो इन ताकतों को सत्ता से बेदखल करना, ये आज सिर्फ विपक्ष की पार्टियों की जवाबदेही नहीं है, बल्कि इस देश के भीतर अगर लोकतंत्र बचना है, संविधान बचना है, और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उनके सपनों को अगर बचाना है, तब तो निश्चित तौर से सरकार को हटाना होगा। इस पर बात ना हो, इसलिए आपने तमाम मीडिया चैनल्स को उसको हैक करवा करके उस सबको अपने कब्जे में लेकर के, गोदी में बैठा करके आप अनर्गल डिबेट चला रहे हैं सोसाइटी के भीतर। महागठबंधन का एक बड़ा विज़न है, और बड़ा विज़न यही है कि इस देश को भाजपा और आरएसएस का जो फांसीवादी और तानाशाही रवैया है, उससे मुक्ति दिलानी है। संसद में बैठ करके रोज संविधान का ये लोग पन्ना फाड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। बिहार में कई तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ आप देखेंगे तो लगातार कहीं ना कहीं हत्या और बाकी चीज़ देखने को मिल रहा है। जातीय द्वेष, जातीय नफरत की तरफ बिहार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल भी चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि शायद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सवालों की शुरुआत करेंगे। बिहार एक तरफ आप देखें तो जातीय द्वेष और जातीय नफरत की तरफ बढ़ रहा है। जो भी घटना घट रहा है उसको दो जाति, दो धर्म के बीच कहीं ना कहीं उसको बनाने की ये कोशिश हो रही है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इस पे आप लोगों की क्या राय है, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जातीय और धार्मिक द्वेष जो है, ये तो मैं देख रहा हूँ कि देश में सरकार चलाने का जो फॉर्मूला है उसका ट्रेडमार्क बन गया है। आप हर चीज़ को जातीय और धार्मिक एंगल से ले आएँ, ये तो गलत है।
और ये इसलिए किया जाता है ताकि जनता के जो असल सवाल हैं उसको डाइवर्ट कर करके एक फेक चिंता लोगों में डाल दिया जाए कि आप खतरे में हैं। आप हिंदू हैं तो आप मुसलमानों से खतरे में हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदुओं से खतरे में हैं। जातियों के मामले में भी यही बात है। अगर पर्टिकुलर कोई घटना की बात है, खास करके अभी जो छपरा में हुई, तो ये मॉब लिंचिंग की घटना है। और 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो ये मॉब लिंचिंग को सिस्टम का एक कल्चर बनाने की कोशिश हुई है। कभी गोरक्षा दलों ने कभी किसी के ऊपर हमला कर दिया, कभी किसी को बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में मार दिया गया, और जितने लोगों की हत्याएं हुई है वो अधिकांश जो है उसमें मुस्लिम हैं और दलित हैं। और हत्यारों को बचाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस तरह का जो मॉब लिंचिंग है, जहाँ भीड़ कोई किसी की हत्या कर दे, किसी की पिटाई कर दे, ये तो कल्चर अपने आप में गलत है। मैं तो यही चाहूँगा कि इसके खिलाफ एक सख्त कानून सरकार बनाए और मॉब लिंचिंग में शामिल सभी लोगों को, और यहाँ तक कि प्रशासन जो है, कई दफ़ा होता है कि प्रशासन को इसकी सूचना होती है लेकिन तब भी वो ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो प्रशासन को भी इसमें जवाबदेह बनाया जाए और एक मजबूत कानून इस तरह का देश में आना चाहिए। बीजेपी जो कर रही है वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए देश को अंधेरे में ले जा रही है, ये मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे करके। तो ये तो चैलेंज है हम लोग के सामने। बिहार की जो घटना छपरा की हुई उसमें अरेस्टिंग भी हुई है, और हम तो चाहते हैं कि सिर्फ अरेस्टिंग नहीं बल्कि उसमें जड़ तक जा कर के जो प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि प्रशासन को पहले से खबर थी जी, वहाँ पे मौजूदगी भी थी, तब भी इन्होंने बिना सॉर्ट आउट किए वो लोग वापस चले गए। तो निश्चित तौर से ऐसे सारे लोगों पे कार्रवाई हो और एक कानून बने। तो आपको क्या लग रहा है, भाजपा की साजिश है क्या? क्योंकि कटिहार में गैंगवार हुआ, उसको भी जातीय रंग दिया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे मॉब लिंचिंग की घटना हुई छपरा में, इसको भी जातीय रंग दिया गया। तो ठीक है, घटना हो रहा है, एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है कि इसको जातीय रंग दिया जा रहा है। तो ये किसी की साजिश लग रही है क्या आपको? जातीय रंग हो ही सकता है अगर समाज में जातिगत असमानता रहेगा, अगर समाज के भीतर जातिगत दंभ रहेंगे, घमंड रहेगा, अहंकार रहेगा, सामंती प्रवृत्तियां रहेगी, तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है। तो भाजपा ही इसको रंग दे रहा है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि राजनीति के भीतर जातिगत तनाव पैदा करना और धार्मिक तनाव और उन्माद पैदा करना, ये भाजपा की राजनीति का ट्रेडमार्क रहा है, उसका पहचान रहा है। तो भाजपा तो निश्चित तौर से इसको बढ़ावा देती है। बिहार में भी चूंकि अब वो अपोजिशन में है तो उनको लगता है कि किसी भी घटना को मेल्ट करके उसको पिघला करके अपनी तरीके से अपने सांचे में ढाल दिया जाए, लेकिन ये मौजूदा सरकार की जवाबदेही है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। सरकार की जब गठन हुई थी बिहार में, जब आप लोग शामिल हुए थे, तो मुझसे बातचीत में आपने कहा था कि मैं ब्रिज का काम करूंगा। हत्या हो रहा है, डकैती हो रहा है, तमाम तरह की घटनाएं हो रही है और लगातार हो रही है, रुक नहीं रहा है। इस पे तो क्या कर रहे हैं संदीप सौरभ, क्या कर रहे हैं संदीप सौरभ की पार्टी, क्या कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी का जो रोल है आज के समय में, हम जन आंदोलनों की आवाज़ है। भाकपा माले के ऊपर असंख्य जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो छात्र शिक्षा और रोजगार के तमाम मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आवाज़ कैसे बुलंद हो, उनकी आवाज़ कैसे सरकार तक पहुंचे और कैसे वहां से रिजल्ट आए, हमारा ये प्राइमरी कंसर्न है और इसी रोल में हमने अपने आप को रखा है। बाकी जो आपराधिक घटनाएं बिहार के अंदर है उसको सरकार भी देख रही है, हम लोग भी समय समय पर उसको सरकार को दिखाते हैं कि भाई ये एकदम रुकिए इसको। लेकिन आप समझिए कि सरकार बदल गई है, लेकिन सरकार के बदलने से सरकार का चरित्र नहीं बदलता है, क्योंकि सिस्टम अपने खास तरीके से ऑपरेट करता है। उसमें जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो पहले से थे, और उसमें मैं मानता हूं कि कई लोग भगवा मानसिकता के, आरएसएस की मानसिकता वाले लोग भी हैं, जब तक उनको आप वहां से रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। जैसे स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं, मुद्दे आते हैं, तो कई सारे बहालियां जो है वो लंबित हैं और विभाग और आयोग जो अलग अलग हैं उनका मनमानापन चलता है। तो उस मनमानेपन को सरकार या कोई मंत्री नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ जो बैठे हुए प्रधान सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, जो अलग अलग डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, उनके मनमानेपन से तबाही होती है। तो सरकार को कुछ ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए कि आप अगर खास पद पे हैं, अगर आप बीपीएससी के चेयरमैन हैं या अगर आप बीएसएससी के अध्यक्ष हैं, तो आपका सीमित समय के लिए ही आप वहाँ पे, ताकि एक पारदर्शिता बने रहे। हो ये रहा है कि कोई एक व्यक्ति को 10 साल से आप एक ही जगह पे रखे हुए हैं
और 10 साल के भीतर उसने उस तंत्र के भीतर अपना एक पर्सनल तंत्र बना लिया है। कहाँ से पेपर लीक करना है, कहाँ से पैसा निकालना है, कैसे सीटों को बेच देना है, कैसे गड़बड़ी करनी है, कैसे छात्रों को लाठियाँ खिलवा देनी है। तो सरकार बदल जाने से सरकार का चरित्र नहीं बदल रहा है। इसीलिए ये जो मौजूदा सरकार है बिहार के महागठबंधन की सरकार, चूँकि हम लोग को बड़ा विज़न लेके चलना है, हमारे सामने देश का संविधान है, देश का लोकतंत्र है जो संकट में है, और नज़दीक में जो हस्तिनापुर की लड़ाई है, दिल्ली की जो लड़ाई है कि दिल्ली में गद्दी पे कौन बैठेगा, तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं बिहार के भीतर इसको सॉर्ट आउट किया जाए, और यूथ के भीतर आम जनता के प्रति आम जनता के भीतर एक कॉन्फिडेंस मौजूदा सरकार के लिए हो, ताकि लोकसभा के चुनाव में उसका एक रिजल्ट भी हम लोग को दिखे। लोकसभा पे आएंगे, लेकिन आप ही के बात से दो बात निकला। आपने अधिकारियों की बात की, मौजूदा दो घटना हुई है। एक बिहारियों को गाली देते हुए एक अफसर का वीडियो वायरल होता है, दूसरा विकास वैभव वाला मामला है। विकास वैभव कहते हैं कि मुझे गाली दिया गया। उसके अलावा एक सवाल इसमें और ऐड करेंगे, छात्रों की आपने बात की। लाठीचार्ज जब होता था आप लोग सड़कों पे आते थे, अब लाठीचार्ज हो रहा है, अभी भी छात्र मांग कर रहे हैं तो लगातार लाठीचार्ज होता ही है। तो इसको कैसे रोका जाए, ये लाठी कल्चर को? देखिए, लाठी कल्चर तो लोकतंत्र को कमज़ोर करने का एक रास्ता है। जहाँ पे कोई सरकार ये सोच ले कि हमसे आप असहमत हो ही नहीं सकते हैं, आपको होने ही नहीं देंगे, अगर आप असहमत हैं भी तो आप उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप उसको शो नहीं कर सकते हैं, ये अगर कोई सरकार सोचने लगे, या आपके ज़बान पे हाँ के अलावा कोई और शब्द ही ना हो, ना कहना नहीं चलेगा, तो सरकार की विचारधारा, सरकार की नीति, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल मिलेगा। बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ जो आज देश में हो रहा है। आप देखिए कि देश में वैसे तमाम लोग जो हत्यारे हैं, जो बलात्कार हैं, जिन्होंने नरसंहार किया है, वो गुजरात दंगों से लेकर के सब जगह पे वैसे लोगों को छोड़ा जा रहा है, जेल से बाहर निकाल कर उनको माला पहनाया जा रहा है। लेकिन जो डिसेंट दर्ज करते हैं, जो स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से सरकार का दृष्टिकोण, सरकार का नज़र अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, या सरकार की आलोचना करते हैं, या कई घटनाओं में खोजी पत्रकारिता जो होती है जिसमें तथ्यों को ठीक तरीके से लाने की कोशिश होती है, वो तमाम लोगों को डराया गया है। और सैकड़ों लोग आज के समय में हिंदुस्तान में सिर्फ इस बात के लिए कि वो मोदी सरकार की नीतियों और उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, इस बात के चलते उनको जेल में डाला गया है। तो बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ कि ये संकट है। बिहार के भीतर अगर युवा सड़क पर उतर रहे हैं तो सरकार को ये हक नहीं बनता है कि आप उनकी बात न सुने और उनके ऊपर लाठियाँ चला दिए। हमेशा से मैं इसके खिलाफ रहा हूँ, चाहे सरकार कोई भी हो। और अभी भी अगर युवा सड़क पर उतरते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। आंदोलन में भी जम जाते हैं, युवाओं को जब गिरफ्तार करके थाने में रखा जाता है तो हम जा करके छुड़वाते भी हैं। तो हम लोग अपने रोल को कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां और बड़ी हैं सरकार की, वो बिहार के संदर्भ में भी है, क्योंकि बिहार सरकार को एक एग्जाम्पल रखना पड़ेगा। आप बिहार में सरकार में भले हों, लेकिन अल्टीमेटली आप अपोजिशन में। बिहार में जो अपोजिशन में बैठा हुआ है बीजेपी, वो इस देश में सत्ता में है, क्योंकि आज के समय में केंद्र का और राज्य के जो बाउंड्रीज थे उसको बीजेपी ने तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर गैर भाजपा शासित राज्य कहीं भी चलेंगे तो हम उनको चलने नहीं देंगे। बिहार के साथ भी यही हो रहा है। तो जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा का मांग जिस राज्य का था, उसका विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, जो केंद्र सरकार अपने तरीके से पैसे देते थे उसको भी उन लोगों ने रोक दिया। तो आप चाहते हैं कि बिहार में चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाए, यहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ जाए, सरकार की योजनाएं सब फ्लॉप हो जाए, तो ये साजिश चल रही है। ऐसे में तो बिहार सरकार की जिम्मेदारियां निश्चित तौर से ज़्यादा है। बिहार को गाली देने वाले अफसरों पर क्या? एकदम कार्रवाई होना चाहिए। बिहार को जो गाली दे रहा है, जो जिस व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ है, उनके बारे में तो हम लंबे समय से सुन रहे हैं। और विभाग के भीतर जैसे मेरे ख्याल से ये जो शराबबंदी वाला विभाग है वही देखते हैं, उसके अधिकारी हैं वो, और उसमें इतना ज़बरदस्त गड़बड़ी है, जैसे अगर विभाग ने ये तय कर दिया है कि आपको हर ब्लॉक से 100 लोगों को या हर जिले से हर दिन 100 लोगों को पकड़ना होगा शराब के मामले में। अब नीचे जो पुलिस है वो क्या कर रही है, वो रैंडम तरीके से गरीबों को, दलितों को खास करके पकड़ती है, रोकती है, उसको पीटती है। जो पैसा दिया उसका ठीक है, जो नहीं दिया, अगर नहीं पिए हुए भी है तो उसको शराब बेचने में जेल में डलवा दिया जा रहा है। तो एक खौफ का माहौल गरीबों के अंदर पैदा किया गया, और सिर्फ पैसे का दोहन, ये तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ, और खुलेआम बिहार में इसके सबूत है। वही अधिकारी शायद वो हैं, उन्हीं के विभाग में ये सब चल रहा है।
और जिस तरीके से मीडिया में उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया एकदम कंडेमनेबल है, और उसको तो उस तरह के लोगों को हर हाल में उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विकास वैभव वाले मामले पर क्या बोलेंगे? तो जांच का विषय है। विकास वैभव जी ने कहा कि भाई हमारे सीनियर जो थे उन्होंने मेरे साथ इस तरह से अभद्रता वाला व्यवहार किया है, तो एकदम इंक्वायरी हो, जांच हो। और ये कैसे बर्दाश्त, किसी भी लोकतंत्र में कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि कोई एक अधिकारी अपने से जूनियर्स के साथ मिसबिहेव करे? ये तो कहीं नहीं होना चाहिए। नहीं, तो इस पे सवाल ये उठ रहा है कि चूंकि उन्होंने ट्वीट कर लिया तो अपने बात को रखना गलत है क्या? अब देखिए, उनका तो अपना जो पुलिस महकमा है उसका भी डिसिप्लिन होगा, जी। तो ये तो उनके ऊपर है कि भाई उनका विभाग कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करवाता है। ये भी उनकी हो सकती है कि भाई आपको हमारे पास कंप्लेन करना चाहिए था, तो आप इसको सोशल मीडिया में क्यों लाएं, या कई तरह की बातें हो सकती है। वो तो इंटरनल मामला है। जी, जी। लेकिन असल जो कंसर्न उनका था कि हमारे साथ गाली गलौज हुई है, तो उसके ऊपर तो जांच और कार्रवाई हो। और अगर सच में गाली गलौज हुई है तब इस बात के लिए आप किसी को पनिश नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने बात सोशल मीडिया में कह दिया। आखिरी दौर में आते हैं 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव, इसको कैसे देखते हैं? देश के लिए ये कैसा चुनाव रहेगा? आप लोगों की क्या रोल होगी? देखिए, 2024 का चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक तरफ भाजपा की जो सरकार अभी चल रही है, इनके पास पूरी तैयारी है। देश के तमाम संसाधनों को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। जो संवैधानिक संस्थानें थी, जो इस देश में लोकतंत्र के पिलर्स कहे जाते हैं, वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो या न्यायपालिका हो, इन सब के ऊपर इनका नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा है। और न्यायपालिका जो कहीं कहीं बचा हुआ है थोड़ा बहुत, उसको लेकर के भी इनकी योजना है। अब ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति होगी वो सरकार के कहने पे होगी, सरकार का उसमें हस्तक्षेप होगा। तो ये सीधे सीधे इस देश की न्यायपालिका को एक तरह से अपहरण कर लेने की कोशिश है। और चुनाव आयोग का क्या रोल है आप देख रहे हैं। तो मतलब देश में संवैधानिक संस्थान खतरे में है, उनका पहचान, उनकी जो स्वायत्तता है वो खतरे में है। तो इस एटमॉस्फेयर में, इस माहौल में चुनाव होना है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि चूंकि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, तो 2025 में जब 100 साल देश का में आरएसएस का हो जाएगा, तब उस समय हम हिंदू राष्ट्र लागू कर देंगे। और उसके लिए तमाम तरह का प्रोपेगेंडा, तमाम तरह के गलत काम सरकार की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से। और बीजेपी आरएसएस के तो इतने सारे मास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बजरंग दल है और तमाम तरह की सेनाएं हैं, महिलाओं के लिए सेनाएं हैं, अलग तरह से, जो उन्माद और नफरत का कारोबार फैलाते हैं बेसिकली देश के भीतर। तो इन ताकतों को सत्ता से बेदखल करना, ये आज सिर्फ विपक्ष की पार्टियों की जवाबदेही नहीं है, बल्कि इस देश के भीतर अगर लोकतंत्र बचना है, संविधान बचना है, और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उनके सपनों को अगर बचाना है, तब तो निश्चित तौर से सरकार को हटाना होगा। इसमें ये बात नहीं हो सकती कि मोदी नहीं तो कौन। मैं तो मानता हूं कि भाई मोदी का विकल्प 136 करोड़ की आबादी वाले देश में आपको एक व्यक्ति का विकल्प नहीं मिल रहा। मोदी क्या है? मोदी का शासन व्यवस्था इस देश के लिए कैंसरस है, वो कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। और कैंसर का जब आप इलाज करते हैं तो आप ये नहीं पूछते हैं कि कैंसर नहीं तो क्या, उसका इलाज कीजिए, उसको हटाइए, उसको। वो आपके देश को भीतर से खोखला कर रहा है, आपके देश के समूची संपदा को वो चंद कॉरपोरेट्स को दे रहा है। उसने अडानी को नियम के बियॉन्ड जाकर के एसबीआई और एलआईसी से लोन दे दिए, पैसे दे दिए, शेयर जबरदस्ती खरीदवा दिया गया, ये जानते हुए कि विदेश में तमाम तरह के गोरख धंधे चल रहे हैं। कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं हुआ, उनको रेलवे दे दिया गया, उनको बंदरगाह दे दिए गए। जिस चीज़ में उनका कोई अनुभव नहीं था, उस तरह के सारा तमाम टेंडर्स दे दिए गए उनको। तो देश के लोगों के मेहनत का मुनाफा एक दो हाथों में जा रहा है, तो मुनाफा सेंट्रलाइज हो गया। लेकिन जो देश का लॉस है, नुकसान है, उसको आप डिसेंट्रलाइज करें, उसको जनता में बांट रहे हैं, तो जनता को महंगाई मिल रही है, बेरोजगारी मिल रही है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पे, ये पूरा जो कॉन्ट्रडिक्शन है, अंतर्विरोध जो है, इस पे बात ना हो, इसलिए आपने तमाम मीडिया चैनल्स को उसको हैक करवा करके उस सबको अपने कब्जे में लेकर के गोदी में बैठा करके आप अनर्गल डिबेट चला रहे हैं सोसाइटी के भीतर। रोज शाम में डिबेट में वही चल रहा है चैनलों पे। तो ये देश जा कहाँ रहा है, ये तय करना है लोगों को। इसलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है, और हमारी पार्टी के लिए सबसे बड़ा रोल जो है वो यही है कि 24 में किसी तरीके से इस देश के अंदर से फांसीवादी ताकत, सांप्रदायिक ताकत जो बीजेपी है, उसको हराया जाए। भाजपा मुक्त भारत की बात। भाजपा मुक्त भारत सिर्फ राजनीति के लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूँ,
क्योंकि ये ताकत सिर्फ राजनीति के बदौलत टिका हुआ नहीं। संसद में बीजेपी की इतनी सीटें हैं इसलिए बीजेपी ऐसा है नहीं, सोसाइटी के अंदर वो घुस चुके हैं। रामनवमी के मौके पर ऐसे स्पॉन्टेनियस तरीके से इतना नफरत का कारोबार हो गया कि स्वतः स्फूर्त तरीके से समाज में नीचे तनाव हो जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने उसको रामनवमी को एक त्यौहार न बना करके दंगा पर्व बना दिया है। तो बीजेपी और आरएसएस और उसकी मानसिकता को डिफीट करना, उसको अगर हराना है तो राजनीति के साथ साथ समाज के अंदर भी उनको कमज़ोर करना होगा, वहाँ भी उनको अकेले में ढकेलना होगा। आखिरी सवाल, चूंकि बिहार से शुरू हुए थे, बिहार पे ही खत्म करेंगे। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है ऐसा लोग कह रहे हैं, ठीक है? अरे कहाँ ठीक नहीं है। महागठबंधन में एक दो नेताओं का कुछ अलग बयान आता है तो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर हो सकता है। तो महागठबंधन नेताओं का और पार्टी का संबंध नहीं है, बल्कि विभिन्न पार्टियों के बीच का गठबंधन है। अब किसी पार्टी में कोई एक व्यक्ति ने, किसी नेता ने कुछ बयान दिया, सही गलत जो भी दिया, तो पार्टी के अंदर उसको रिजॉल्व करना है। तो महागठबंधन का एक बड़ा विज़न है, और बड़ा विज़न यही है कि इस देश को भाजपा और आरएसएस का जो फांसीवादी और तानाशाही रवैया है उससे मुक्ति दिलानी है। संसद में बैठ करके रोज संविधान का ये लोग पन्ना फाड़ रहे हैं, हर दिन इस तरह के कानून आ रहे हैं, हर तरह। आप देखिए ना, संसद चल रहा था, लोकसभा चल रहा था, उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो सवाल किया, जो बातें रखी, उसका एक भी जवाब आप कैसे नहीं दे सकते हैं? पूरा देश सुन रहा है कि वो क्या सवाल किया, आप उस पर आए ही नहीं। आपने सेबी को मजबूर कर दिया कि वो अडानी का नाम ही नहीं ले रहा है, तो जांच क्या करेगा? तो देश को तो आपने अंधेरे कुएं में डाल रखा है, और ऊपर से सब ऑल इज वेल दिखाया जा रहा है। तो 24 के चुनाव में सबका हिसाब होना है, हिसाब होगा 24, निश्चित तौर से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने। शुक्रिया। तो ये संदीप सौरभ थे, इनसे हमने बिहार के राजनीति पे तो बात की ही, 24 में क्या होगा उस पर भी बात किया हमने। और आपको पता है कि संदीप सौरभ जी बेहद संजीदगी से हर सवाल का जवाब देते हैं, इस बार भी उन्होंने दिया है। बाकी आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।